परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन से बैठ के क्या आसमान देखता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एनटीवी निमाड़ न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त समीर खान। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। हालांकि वो शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनको गुजरे हुए तकरीबन 1 बरस हो चुका है, लेकिन लोगों में उनकी दीवानगी आज भी कायम है। यही दीवानगी की वजह से टेलीविजन की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शो द कपिल शर्मा में उन्हें 2 बार इनवाइट किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में। राहत साहब ने बेशुमार हिंदी फिल्मों में नगमे लिखे हैं। राहत साहब मुशायरों की दुनिया में 40 सालों से सक्रिय थे और राहत साहब शायरी की दुनिया में आने से पहले बतौर प्रोफेसर बच्चों को उर्दू की तालीम दिया करते थे। आज राहत साहब के साहबजादे सतलज साहब हमारे बीच मौजूद है। सतलज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनटीवी निमाड़ न्यूज के इस खास कार्यक्रम जश्न राहत में। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, और देखने वाले दर्शकों को भी मेरा आदाब, बहुत सलाम। सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें ये मौका इनायत किया कि आज हम बैठ के राहत साहब को याद कर रहे हैं। उनकी पहली एनिवर्सरी पे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सतलज भाई, राहत साहब 20 सालों से राहत साहब के साथ में आप काम कर रहे थे, मुशायरों की दुनिया में उनको लेकर जाना, उनके हम साया बन के उनके साथ में काम किया। तो एज अ फैन, एज अ सन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में? जी देखिए, चूंकि मैं उर्दू अदब से हमेशा से मोहब्बत रखता था और घर में भी शायरी का माहौल था, तो राहत साहब मेरे वालिद थे, उसके साथ साथ में उनका बहुत जबरदस्त फैन भी था। और जब मैंने उनको ज्वाइन किया, वो भी डॉक्टरों के कहने पे कि राहत साहब अकेले सफर नहीं कर सकते, घर का कोई इंसान साथ में होना चाहिए। तो जब मैं उनके साथ सफर करना शुरू किया मैंने, तभी मुझे एहसास था इस बात का कि मैं अपनी जिंदगी एक लीजेंड के साथ गुजार रहा हूँ। तो मैंने उसमें हर वो चीज सीखने की कोशिश की जो मुझे जिंदगी में काम आ सकती है। सफर के आदाब हुए या महफिल के आदाब हुए, मुशायरे में परफॉर्मेंस हुई या लोगों से मिलने का तरीका हुआ, वो सब मैं राहत साहब का वॉच करता रहा। और मेरे लिए वो एक जो उनके साथ गुजरा वक्त था, वो जिंदगी का सबसे मेरा विरसा है और मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत वक्त मेरा वही था। मैं राहत साहब के साथ सफर में हर उस बात पे नजर रखता था जिससे मुझे आगे चल के फायदा हो और मैं अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकूं। और राहत साहब के साथ हर लम्हा एक यादगार लम्हा था। मुझे मालूम था वो एक लेजेंड है, तो मैं अपनी एक यादें भी उनके साथ समेटता रहा। उनको हर शूबे में लोग उनके चाहने वाले मिलते थे। रेलवे स्टेशन पे पुलिस जो है उनको जानते थे, पसंद करते थे। एयरपोर्ट पे एयर होस्टेस उनको पसंद करती थी, वो फोटो खिंचवाते थे। तो जो जहां जहां उनके फैन मिलते थे, गलियों में, सड़कों पे, होटलों में, तो वो जब राहत साहब का फोटो क्लिक करते तो मैं भी उस लोकेशन पे एक फोटो जरूर क्लिक कर रहा था, ताकि मैं जानता था कि ये यादें ही आखिर में मेरा सरमाया होगी। राहत साहब, जैसा कि आपने बताया, एक लीजेंड थे और वाकई वो उर्दू अदब दुनिया में इतना बड़ा सितारा शायद ही अब कभी आएगा। उनके बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सभी राहत साहब के फैन थे। राहत साहब के मैंने ज्यादा सुना है कि आमिर खान साहब भी राहत साहब की शायरी सुनते हैं। वो आपसे वो किस्सा शेयर करना चाहेंगे, किस तरह उनसे मीटिंग हुई आमिर खान साहब से, किस तरह से राहत साहब को उन्होंने इनवाइट किया था? आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई थी दंगल उस वक्त, और 27 दिसंबर को हुई थी, शायद 17 में या 16 में, 17 में। तो आमिर खान साहब अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी और अपनी एनिवर्सरी और न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक साथ अपने पंचगनी के फार्म हाउस पर सेलिब्रेट करते हैं। और उस साल उन्होंने राहत साहब को इनवाइट किया था गेस्ट के तौर पर। वो चाहते थे कि राहत साहब परफॉर्म करें, तो हम उस सिलसिले में आमिर खान के पंचगनी वाले फार्म हाउस पर गए थे। और आमिर खान ने बताया कि वो राहत साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होना होती है तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस वक्त उनको हौसला राहत साहब की शायरी देती थी, और वो अक्सर रात में राहत साहब के वीडियो सुन के सोते थे, जिसका जिक्र आमिर खान ने खुद ने किया। और वो बड़ी मोहब्बत से, बहुत आजीजी से पेश आए, और हम पंचगनी में उनके फार्म हाउस पे मेहमान रहे थे, मैं साथ में ही था। राहत साहब के कहे गए हर गजल, हर शेर अपने आप में एक नगीना है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा शेर सुनाए मुझे जो आपका पसंदीदा हो। राहत साहब का तो मुझे हर शेर पसंद है, उनकी शायरी की एक लफ्ज मुझे पसंद है, उनकी किताबों के नाम तक मुझे पसंद है, और उनके फिल्मी गाने मुझे पसंद है। तो किसी शेर का चुनाव करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो राहत साहब के कुछ शेर ऐसे लगते हैं कि मेरे लिए कहे गए हैं, उनमें एक
शेर मुझे लगता है कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, जी मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं जी, या फिर मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, जी मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। तो राज साहब के अपने बच्चों को डेडिकेट कई शेर जी, थे। बतौर नसीहत उन्होंने इस शेर को मतलब अपनी जी 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 जी। हाँ तो मैं तो अगर शायर हूँ और पाठक भी हूँ और राज साहब का बेटा भी हूँ, तो भी मैं एक फादर के तौर पे जब मैं शेर पढ़ता हूँ या सुनता हूँ कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कुछ करने की इच्छा पैदा होती है और अपने बच्चों की को विरासत में कुछ देने की तलब होती है। तो वो शेर हर एज के लोगों को मुतासिर करते हैं और राज साहब की शायरी की यही खूबी है, उनकी शायरी में हौसला बहुत ज्यादा है। राहत साहब ने एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर उर्दू की बच्चों को तालीम दी है। उसके बाद में राहत साहब जो है 40 सालों तक लगातार मुशायरों की रौनक रहे। तो उर्दू अदब की दुनिया में उनके क्या विचार थे कि उर्दू क्या सिर्फ मुशायरों तक के ही सीमित रह चुकी है? नहीं नहीं, राहत साहब के क्या ख्याल थे इसमें? नहीं, राहत साहब उर्दू को लेके बहुत खुश थे और मुझे लगता है कि ये दौर जब राहत साहब का जो आखिरी का जो दौर था, उस वक्त उर्दू मुशायरे और शायर एकदम से ट्रेंड में आए और लोग शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए और दिल्ली में और लाहौर में और कराची में और दुबई में मुशायरों के बड़े बड़े जश्न होने लगे। राहत साहब की का भी आखिरी जो जश्न हुआ था इंदौर में, जश्न राहत 4 दिसंबर को 2020 बहुत बड़ा प्रोग्राम था जी। तो वो उसमें भी यहाँ पे तो लाठीचार्ज हो गया था, जितने लोग ऑडिटोरियम में तो उससे ज्यादा बाहर खड़े थे। रात को 4 बजे तक मुशायरा चल रहा था, तो शायरी और मुशायरे लगातार लोगों तक पहुंच रहे थे और राज साहब इसको लेके, राज साहब का ये जरूर कहना था कि जो लोग कहते हैं कि उर्दू खतरे में है या उर्दू की हिफाजत की जानी चाहिए, उनको सबसे पहले अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना चाहिए। हमें अगर उर्दू की हिफाजत करना है तो हमें किसी सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से मांग नहीं करना है कुछ, हमें अपने बच्चों को उर्दू की तरफ लाना होगा, उनको उर्दू सिखाना होगी, उनको उर्दू पढ़ाना होगा। राहत साहब के ये विचार थे जी। और उर्दू को लेके नहीं, हर भाषा को लेके, गुजराती को लेके, मराठी को लेके, हर लिटरेचर को लेकर राज साहब के ये विचार थे कि उसको जिंदा रखना है तो नई पीढ़ी तक उनको उसकी रसाई होना चाहिए। राहत साहब ने हिंदुस्तान के अलावा गैर मुल्कों में भी बेशुमार मुशायरे किए। 52 या 56 मुल्कों में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो राहत साहब की पसंदीदा जगह कौन सी थी कि जहां राहत साहब को मुशायरा परफॉर्मेंस करना ज्यादा पसंद था? मेरे हिसाब से इंदौर जी। वो दुनिया भर में जाते थे, मैं उनके साथ कई मुल्कों का सफर किया मैंने, लेकिन उनका किसी दूसरे मुल्क का सफर भी इसी तरह होता था कि एयरपोर्ट से होटल के कमरे में गए और होटल के कमरे से स्टेज को, और स्टेज से वापसी में फिर एयरपोर्ट और फिर इंडिया। तो वो शहरों को, मुल्कों को इमारतों से या नाम से नहीं जानते थे, वहाँ के लोगों के हिसाब से जानते थे कि ये लखनऊ रहते हैं, यहाँ अनवर जलालपुरी साहब रहते हैं या मौलाना साहब रहते हैं, शायरों के जी, ये बरेली है जहाँ वसीम साहब का शहर है। और उनका ये कहना था कि इमारतें याद नहीं रहती, इंसान याद रहते हैं, इंसान याद रहते। तो जिस शहर में वहाँ के लोगों का जो सलूक होता है, जो अखलाक होता है, वही हमें अगली बार वहाँ पे बुलवाता है और वही हमें याद रखता है उस शहर के बारे में। तो ये सोचना था रास्ता। राहत साहब ने बेशुमार हिंदी फिल्मों में नगमे लिखे हैं, जैसे मेरी पसंदीदा है खुददार फिल्म का और मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए। क्या कोई ऐसा अनरिलीज लिरिक्स है राहत साहब की जो आने वाले समय में हमें मिल सकती है? जी, काफी लिरिक्स उनकी कुछ तो आने वाली हैं कुछ फिल्मों में, जैसे लास्ट बेगम जान के लिए, ज्यादा मुझे मालूमात है, बेगम जान के लिए उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था जो काफी पॉपुलर हुआ था उस टाइम। तो आने वाले समय में हमें मिल सकते हैं ऐसा कुछ प्रोग्राम? अरिजीत सिंह की आवाज में था बेगम जान का गाना मुर्शिदा। उसके अलावा भी सैकड़ों राज साहब ने फिल्मों में गाने लिखे, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मर्डर, मिशन कश्मीर, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, खुददार, सर, जानम, आरजू, हीरो हिंदुस्तानी, तमाम दर्जनों फिल्में हैं। कुछ काम उनका आने वाला है, आने वाले समय में उनकी गजलों को कंपोज किया जा रहा है। एक एल्बम आई है, एक अलग पहचान, जिसमें राज साहब की 8 गजलों को हिंदुस्तान के अलग अलग सिंगरों ने गाया है। 8 सिंगरों ने उनकी गजलों को गाया है और अलग तरह से उसको उनकी लैंग्वेज में गाया है। जी जी जी। राज साहब की गजलों को उन्होंने अपने कंपोज कर किया है और गाया है उनका, और कुछ फिल्मों में आ रहे हैं। और राज साहब का लिटरेचर इतना ज्यादा है कि वो लगातार फिल्मों में आपको सुनाई देता रहेगा। राज साहब की शख्सियत ऐसी थी कि अगर कोई उन्हें एक बार देख ले, वो उनसे इतना प्रभावशाली होता था कि वो उनका दीवाना बन जाता था।
दुनिया राहत साहब की दीवानी थी, लेकिन राहत साहब को क्या पसंद था? राहत साहब को इंदौर पसंद था, इंदौर के लोग पसंद थे, मुशायरा अटेंड करना बहुत पसंद था। और मुशायरा उनके लिए बहुत ज्यादा एक उनकी शख्सियत की गिजा था। वो मुशायरा उनको बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। वो मुशायरे को एंजॉय करते थे, हर शायर को सुनते थे, छोटे से बड़े शायर को, जिसका शेर अच्छा लगता था उसको दाद देते थे, चाहे वो मशहूर ना हो, नया शायर हो, तो भी वो शेर के मामले में, दाद देने के मामले में कभी कंजूसी नहीं करते। राहत साहब काफी बिजी शख्सियत थी। राहत साहब एक महीने में करीब 25-30 मुशायरे भी पढ़ते हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है। तो वो अपने आप की हेल्थ कैसे मेंटेन करते थे, अपनी वो दिनचर्या को किस तरह से मेंटेन करते थे? जी नहीं, राहत साहब का बेतरतीबी राहत साहब की जिंदगी थी। उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी नियम कायदे कानून में नहीं बांधा। रातों को जागना और दिन में भागना, ये उनकी जिंदगी रही 50 सालों तक। अगर साल में 365 रातें होती हैं और मुशायरे 1000-2000 होते हैं पूरी दुनिया में, और हर मुशायरे का करने वाला चाहता था कि राहत साहब वहां हो। मैंने वो वक्त भी देखा है कि एक दिन में 3-3 मुशायरे हैं और तीनों का इन्विटेशन राहत साहब ने था। तो हम लोग उसमें से सिलेक्ट करते थे कौन सी सहूलियत से पहुंच सकते हैं, कहाँ आसान है, और उस तरह से राहत साहब मुशायरे सिलेक्ट करते थे। राहत साहब एज अ सन मैं चाहूंगा सतलज भाई आपसे कि आज हम राहत साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनकी पहली एनिवर्सरी पे। मैं चाहता हूं आपसे कि कुछ आप ऐसी गीत गजल कुछ सुनाएं जो दर्शकों को पसंद आए और एक राहत साहब के लिए ट्रिब्यूट हो। नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि राहत साहब के बारे में कुछ कह पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं एक बात राहत साहब को लेकर कहना चाहता हूँ कि राहत हिंदुरी एक आवाज का नाम है, और आवाजें कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है कि राहत साहब के बेशुमार वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं, और उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और राहत साहब हर नए लिखने वालों के लिए हमेशा मौजूद हैं। हम लोग जब राहत साहब का इंतजार हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी, तो वो दुनिया इसकी चीखी कि राहत साहब की आवाज चुप नहीं होती, दुनिया की आवाज चुप हो गई थी, मजलूम की आवाज चुप हो गई थी, आम जनता की आवाज चुप हो गई थी। आप देखते हैं कि आज भी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर राहत साहब गूंज रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज, आवाम की आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं है। तो वो जो दुख था, वो जो तकलीफ थी लोगों की, वो राहत साहब के इंतकाल की नहीं थी, बल्कि अपने आप के इंतकाल की थी। लोग उस दिन राहत साहब का इंतकाल नहीं, उस दिन हर लोगों को लगा अपनी आवाज खो गई है, लेकिन राहत साहब भी मौजूद हैं। हम पैंडेमिक में हर दिन ही किसी न किसी अपने को खो रहे हैं, और श्रद्धांजलि देने तक का वक्त किसी को नहीं है, किसी को। लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज ही राहत साहब के सैकड़ों चाहने वाले उनके वीडियो शेयर करते हैं, उनके शेयर करते हैं। तो मैं अपने आप को राहत साहब का इतना बड़ा वारिस नहीं मानता, जितना बड़ा वारिस वो है जो राहत साहब को पढ़ते हैं, जो राहत साहब को सुनते हैं, जो राहत साहब से सीख रहे हैं। और मुझे यकीन है इस बात का कि राहत साहब की गहरी रहनुमाई हमेशा हम लोगों को मिलती रहेगी, और उनके काम से, उनकी किताबों से, उनकी फिल्मी गानों से, और उनकी जिंदगी से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और वो हमारे साथ मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये थे सतलज साहब, राहत साहब के बेटे। हमने उनसे राहत साहब के बारे में जानने की कोशिश करी। अब हम सतलज साहब से जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से बीत रही है, क्योंकि शायद राहत साहब का जो अक्स है वो आप में भी कहीं ना कहीं नजर आता है। जो एक बगावती लहजा था जो राहत साहब का, जिस तरीके से वो लहजे में शायरी पेश करते थे, वैसा लहजा आपका भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ शेर डेडिकेट कीजिए। जी, वैसे राहत साहब के साथ तो मैं कई सालों तक मैंने सफर किया, मेरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द है, और राहत साहब को कुछ डेडिकेट करना मुझे नहीं लगता कि मुझे मैं इस लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको सुना दूंगा। जहाँ तक मेरे कामकाज की सवाल है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पिछले 13 सालों से एक चैनल में पत्रकार हूँ। उससे पहले एक अखबार में था। मैं कुछ फिल्मों में मेरे गीत आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म की फिल्में हैं, कुछ मैं पटकथा भी लिख रहा हूँ। उसके अलावा मैं 2 किताबों में काम कर रहा हूँ। राहत साहब ने पब्लिकली कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, वो मुझे
उन्होंने कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। हम लोग बहुत आम सी फैमिली से बिलोंग करते रहे और राज साहब ने एक अक्खड़ बाप की तरह, एक सख्त बाप की तरह मुझसे उनके ताल्लुकात थे। मैं उनसे बड़ा डरता भी था और उन्होंने किसी भी मुशायरे में, कई मुशायरों में हमने परफॉर्म साथ में किया राज साहब और मैंने, उन्होंने कहीं मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार मेरी तारीफ की थी कपिल शर्मा शो में जब मैं था और राज साहब को नहीं मालूम था कि कपिल मुझसे भी मुखातिब होगा। मैं सामयिक की हैसियत से वहाँ बैठा था, सामयिक में था और कपिल शर्मा ने जब मुझे कहा कि सतलज यहाँ बैठे हैं कुछ सुनाइए, और मैंने 2 शेर सुनाए थे और पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो राहत साहब ने मुझे कहा शाबाश शानू जी। तो यही एक ही कॉम्प्लीमेंट है जो राहत साहब ने मुझे दिया, मुझे शानू कहते हैं जी। इससे पहले आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला? कॉम्प्लीमेंट नहीं, आप लंबे समय से मुशायरा उनके साथ पढ़ रहे हैं। जी और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिला और मेरा कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, मेरी शायरी इतनी ज्यादा मुतासिर वो करती भी नहीं थी। लेकिन वो कपिल के शो में जब मैंने शेर सुनाया जो और पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो राज साहब ने कहा शाबाश शानू। तो वो जो शाबाश शानू है वही एक कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे अभी तक मिला। तो मैं उसी नाम से मेरी एक शायरी किताब आ रही है जिसमें मेरी 70-80 गजलें होंगी, उसका नाम शाबाश शानू है। उसके अलावा मैंने राज साहब के साथ जो सफर किया और जो जिंदगी गुजारी, एक बेटे की हैसियत से, बच्चे की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, उसको उन सारे स्मरणों को, उन सारी यादों को मैं किताब की शक्ल में लिख रहा हूँ, जिसमें 50-60 हमारे किस्से होंगे राज साहब और मेरे जिंदगी से जुड़े हुए। उसका नाम है राहत इंदौरी का बेटा। राहत इंदौरी जी किताब का नाम? जी किताब का नाम राहत, एक किताब का नाम है शाबाश शानू। शाबाश शानू में सिर्फ आपकी गजलें आएंगी, गीत गजलें जी सिर्फ गजलें आएंगी। और जो राहत इंदौरी का बेटा है उसमें एक स्मरण होगा, यादें होंगी एज अ फादर और सन का जो कॉम्प्लीमेंट था, जो केमिस्ट्री थी फादर और सन की, वो देखने को मिलेंगी उस किताब के अंदर। जी तो मैं उसमें जो मैंने सफर किया है वो मैं तफसील से लिख रहा हूँ और ये सब चीजें हैं। और राज साहब मौजूद हैं, उनकी किताबें, उनकी शायरी सब पढ़ते रहते हैं और मुझसे ज्यादा तो लोग उनको मोहब्बत करने वाले हैं। और मेरा आप कहते हैं लहजा उनके साथ, तो उन्होंने एक पूरे अहद को मुतासर किया। मेरे जो दौर के लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, वो भी राज साहब के असर में है और मुझे तो होना ही था क्योंकि मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ। और राज साहब का जब हम आखिरी में सफर करते तो मैंने देखा कि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक उनके फैन थे। छोटे बच्चे उनको बुलाती है मगर जाने का नहीं करके पहचानते थे। हाँ, एक ट्रेंड भी चला था जब टिकटॉक का टाइम चल रहा था, काफी ज्यादा हिट हुई थी। तो वो और कोई उनका शेयर किसी का बाप का हिंदुस्तान तोड़ लिए, तो हर एज ग्रुप का इंसान उनके अलग तरह की एक शायरी पसंद करता था। तो वो बहुत बड़ी बात है और राज साहब लीजेंड है और हम लोग उनसे सीखते रहेंगे, सभी लोग सीखते रहेंगे। और मैं खुशनसीब हूँ, मुझमें कोई खूबी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझमें कोई खूबी नहीं है। अगर कोई खूबी है तो वो सिर्फ यही है कि मैं राज साहब का बेटा हूँ और इस वजह से पूरी दुनिया के पास मुझसे बात करने का एक टॉपिक है। मैं दुनिया के किसी शहर में चले जाऊँ, किसी मुल्क में चले जाऊँ, वहां पे 1 दर्जन लोग मुझे मिल सकते हैं जो मुझसे एक टॉपिक पे बात करेंगे। वो है टॉपिक राज साहब है और वो उसके लिए मुझे पूरी दुनिया, उनका बेटे होने का यह फायदा मिला कि पूरी दुनिया मुझे अपनी लगती है क्योंकि राज साहब को पूरी दुनिया चाहती है। बेशक। और जाते जाते एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। कुछ बड़ा कलाम नहीं है, राज साहब से आप कुछ उनको सामने मत रखिएगा। मैं बहुत उनके सामने उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ उनके जैसा है, उनसे बड़ा। उनको देख के कुछ सीख लूँ, कुछ कदम चल सकूं, यही मेरे लिए काफी होगा। एक गजल का मतलब 2-3 शेर के जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, जाम का जिम्मा, जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, काम का काम मिला है मुझको, जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, काम का काम मिला है मुझको, दिले नाकाम मिला है मुझको, दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको। क्या कहने, दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। नाज है मुझको इस गुलामी पर, नाज है मुझको इस गुलामी पर, नाज है मुझको इस गुलामी पर, आपका काम मिला है। क्या बात है, बहुत। नाज है मुझको इस गुलामी पर कि आपका काम मिला है, नाज है मुझको इस गुलामी पर, जी।
आपका काम मिला है मुझको, फक्र है मुझको मेरे होने पर। फक्र है मुझको मेरे होने पर। फक्र है मुझको मेरे होने पर। आपका नाम मिला है मुझको क्या मेरे कहने होने सतलज पर। साहब। फक्र है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला, आपका नाम मिला है, आपका नाम मिला है मुझको। शेर देखिएगा, आपका नाम मिला है मुझको, आज की रात चाहे मर जाऊं। आज की रात चाहे मर जाऊं। आज की रात चाहे मर जाऊं, तू सरे शाम मिला है मुझको। आज की क्या रात कहने चाहे सतलज मर साहब। जाऊं, बहुत शुक्रिया। आज की रात चाहे मर जाऊं, आज की रात चाहे मर जाऊं, तू सरे शाम मिला है। आखिरी शेर देखिएगा, तू सरे शाम मिला है मुझको, तुझको आबे हयात देने पर। तुझको आबे हयात देने पर। तुझको आबे हयात देने पर, तुझको आबे हयात देने पर जहर का जाम मिला है। क्या तुझको आबे हयात देने पर जहर का जाम मिला है मुझको। फक्र है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है। बहुत अच्छा। दिले नाकाम मिला है। एक- बहुत शुक्रिया। एक शेर मुझे राहत साहब का याद आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लबो लहजे में जी, उस जी, शेर जी। को सुनूं कि वो शेर था जगजीत सिंह का जो एनिवर्सरी थी, उसपे राहत साहब ने इस गजल को पढ़ा था कि मैं जो घर में बैठा हूँ चमकते सोने की तरह। जी, मैं जी, चाहता हूँ सर आप नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समझ रहे हैं। राज साहब की बहुत मशहूर जमाना गजल है वो, जी। और मैं उनके लहजे की बराबरी तो कभी कर नहीं पाऊंगा और ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शेर पसंद है। मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि इस कदर प्यार की बारिश होके जलथल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ मैं बादल हो जाऊं, और घर में रखा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, घर में रखा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, मैं सराफे में चला जाऊं तो पीतल हो जाऊं, क्या बात है, क्या बात है। और अपने सन्नाटे ने आबाद रखा है मुझको, अपने सन्नाटे ने आबाद रखा है। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो पागल हो जाऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते मैं जिसे कि आपने बताया कि मेरी एक किताब आ रही है जी शाबाश सानू, ये जो टाइटल है ये आपको राहत साहब से मिला है। जी जी जी, माशाल्लाह, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत दिल की बहुत गहराइयों से बहुत मुबारकबाद बहुत है। लेकिन जो कपिल शर्मा के शो में आपने वो शेर कहा था, मैं चाहूंगा कि फिर से आप हमारे दर्शकों को रिपीट करके सुनो। बिल्कुल, मैंने एक गजल उसमें पढ़ी थी, 2 शेर नीचे पड़े थे। वो शेर बहुत मामूली सा था, लेकिन मुझे लगता था कि वहाँ जो आवाम बैठी है वो उसको रिस्पॉन्स करेगी, और वहाँ पे बैठी आवाम रिस्पॉन्स करेगी तो इंडिया रिस्पॉन्स करेगा। बहरहाल शेर इस लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के दिल को रखा है। सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की ही समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के क्या रखा है। बात है, क्या बहुत कहने शुक्रिया सतलज बहुत साहब। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी नई किताबों के लिए। और सतलज साहब भी उनके फादर की तरह, जिसे कि राहत साहब एक लीजेंड थे, तो वो कहीं ना कहीं वो अक्स उनमें आना ही था सतलज साहब में। तो सतलज साहब भी शायरी की दुनिया में सक्रिय है, मुशायरे की दुनिया में सक्रिय है, मुशायरे पढ़ते हैं और फिल्मों के लिए पटकथा भी लिख रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए। और उनकी 2 किताब भी आ रही है, एक शाबाश सानू और दूसरे का नाम क्या, राहत इंदौरी का बेटा, जिसमें राहत साहब के बारे में और जो सतलज साहब की जो केमिस्ट्री थी हमें वो जानने को मिलेगा। तो इन दोनों किताबों के लिए सर, और आपके जो गाने आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो उसके लिए अभी से मैं एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप भी राहत साहब की तरह उतना मुकाम हासिल करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमें राहत साहब जिस तरीके से लंबे अरसे से एंटरटेनमेंट करते आए हैं मुशायरों के जरिए, ऐसा हम भी चाहेंगे कि आप भी मुशायरा पढ़ते रहे और हमें एंटरटेनमेंट करते बहुत रहे। शुक्रिया समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुंबई टीवी का बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, अरे जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते।